हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत स्टार्ट किए थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, मतलब इसका उपयोग हम लोग फिलहाल कुछ वर्षों से करते आ रहे हैं। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सौर ऊर्जा विश्व के सभी क्षेत्रों में उत्पन्न नहीं हो सकता है, किंतु दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया एवं पश्चिमी एशिया के देशों में पर्याप्त मात्रा में सूर्य किरणें उपलब्ध रहती है। अतः इन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। वर्तमान समय में कुल ऊर्जा खपत का लगभग 2% सौर ऊर्जा से प्राप्त हो रहा है। भारत में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। राजस्थान के बाडला, आंध्र प्रदेश के कुरनूल, गुजरात के चारंका तथा महाराष्ट्र के संकरी में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए गए हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग सौर कुकर, सौर तापक, सोलर ड्रायर, सोलर लाइट, यातायात संकेतों में भी होता है। तो देखिए हम लोग क्या है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से आने वाले प्रकाश को ही हम लोग सौर ऊर्जा बोलते हैं। यह पृथ्वी में हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। देखिए अगर इस समय अभी यहाँ पर दिन है तो जो पृथ्वी का जस्ट ऑपोजिट साइड है इस जगह का, वहाँ पर रात होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश एक साथ पूरे धरती पर तो नहीं पड़ती, धरती के एक साइड वाले भाग पर पड़ती है। तो यहाँ पर अभी सूर्य है, सूर्योदय है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट में वहाँ रात का दिन होगा, तो वहाँ पर सौर ऊर्जा अभी नहीं है। तो हर जगह अलग अलग ऊर्जा होती है। जबकि कोई जैसे कि भूमध्य रेखा के समीप वाला देश है उसमें सूर्य की रेखा सीधे पड़ती है, जबकि जो उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव वाले देश है उन पर सूर्य की रेखा उतनी अधिक नहीं पहुंच पाती। तो इसका हर जगह असमान वितरण है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज जो पूरे विश्व में जितने भी ऊर्जा की खपत होती है उसमें से 2% ऊर्जा हम लोग सूर्य के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। फिर राजस्थान का जो ये बाडला है या फिर आंध्र प्रदेश का कुरनूल, गुजरात का चारंका, महाराष्ट्र का संकरी, ये सब इन सभी जगहों में सोलर प्लांट लगाए गए हैं। मतलब ढेर सारे 1 एकड़ 2 एकड़ तक में पूरा सोलर पैनल ही बिछाया गया है और उससे जो है बिजली की प्राप्त हो जाती है। केवल सोलर पैनल से बिजली की ही प्राप्ति नहीं होती है, इसके अन्य भी उपयोग हैं। जैसे देखिए सौर कुकर में भी सूर्य का जो किरण होता है उसका उपयोग होता है। वैसे ही यहाँ सौर तापक हो गया, सोलर ड्रायर हो गया, सोलर लाइट हो गया, यातायात संकेत, तो इन सब में भी सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का एक अक्षय अथवा अनवीकरणीय स्रोत है। जिन क्षेत्रों में पवन प्रबल एवं लगातार चलती रहती है, पवन चक्की लगाकर ऊर्जा उत्पादित की जाती है। ऐसी आदर्श स्थिति मरुस्थलीय या समुद्र तटीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है। पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। फिर आगे देखिए नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन आदि देशों में पवन फोम पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। वर्तमान में चीन विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश है। पवन ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा है। भारत में तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान पवन ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। यहाँ पर देखिए पवन ऊर्जा को अक्षय एवं अनवीकरणीय स्रोत बताया गया है। पवन ऊर्जा अक्षय तो है, मतलब यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन यह नवीकरणीय है। तो यहाँ पर जो है यह नहीं होगा, क्योंकि पवन ऊर्जा का प्रयोग हम लोग बार बार करते आ रहे हैं। जब धरती शुरू हुई उसी समय से जो पवन है अब भी है, और हम लोग मरेंगे उसके बाद भी पवन रहेगा। मतलब यह नवीकरणीय है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये जो पवन है यह हर जगह समान नहीं रहती। मतलब अभी देखिए हम लोग के आसपास हवा शांत है, वैसे जब वर्षा होती है तो जो हवा हो जाती है वह थोड़ी तेज हो जाती है। उसी प्रकार समुद्र का जो तटीय इलाका है वहाँ पर हवा हमेशा बहुत तेज़ी से बहते रहता है। या फिर हो गया मरुस्थलीय इलाका, वहाँ पर पवन हमेशा तेज़ी से बैठे रहता है। तो उस जगह यदि हम पवन चक्की लगा ले तो हम लोग पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे जो चक्की का ब्लेड है वो घूमेगा और बिजली का उत्पादन होगा। नीदरलैंड हो गया, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन आदि देशों में पवन फार्म लगाए गए हैं। मतलब पूरे एकदम 50-60 एकड़ में हो गया, बड़ा बड़ा खंभा लगा दिया और उसमें ब्लेड लगा दिया और साथ में टरबाइन फिट हो गया, जिससे जो है बिजली का उत्पादन हो रहा है। अभी जो वर्तमान है उसमें सबसे ज़्यादा जो पवन चक्की से बिजली का उत्पादन होता है वह चीन में होता है। फिर पवन ऊर्जा भारत में भी, भारत का जो स्थान है पवन ऊर्जा से बिजली प्राप्त करने का या फिर अन्य किसी ऊर्जा प्राप्त करने का, वह चौथा है
पूरे विश्व में। सबसे पहला किसका है? चीन का है। और भारत का कितना है? चौथा है। भारत का जो तमिलनाडु राज्य हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब उत्पादन में अग्रणी राज्य है, क्योंकि ये सब या तो समुद्र के किनारे हैं या फिर इन सब में रेगिस्तान पाया जाता है। फिर आगे देखिए परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अणु के नाभिक में निहित होती है। इस संसार में कुछ ऐसे धातु हैं जिनके नाभिक में असीम शक्ति छिपी रहती है, जैसे यूरेनियम, थोरियम इत्यादि। इन पदार्थों के विखंडन से नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय रिएक्टर में टारबाइन के मदद से विद्युत में बदला जाता है। परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि है। भारत में राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। झारखंड में पूर्वी सिंहभूम स्थित जादूगोड़ा में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। हम फिर देखिए परमाणु ऊर्जा। हर एक जो चीज़ है वह परमाणु से बना होता है। जो पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है वो क्या होता है? परमाणु होता है। और परमाणु ऊर्जा जो अणु होता है, अणु मतलब दो परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, तो इनके नाभिक में होता है। आप लोग पढ़े होंगे परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनकर बना होता है। और जो इसका नाभिक होता है, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इन्हीं से जो होता है हम लोग परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। ये जो नाभिक होता है इसमें असीम जो शक्ति रहती है वह छिपी रहती है, मतलब इसके द्वारा हम लोग ढेर सारा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि हर धातु, जैसे लकड़ी में भी परमाणु हो गया तो लकड़ी के नाभिक से हम लोग ढेर सारा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ खास मेटल होते हैं या फिर कुछ खास पदार्थ होते हैं, उन्हीं के द्वारा हम लोग अधिक मात्रा में जो है ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे यूरेनियम होगा या फिर थोरियम होगा। इन दोनों के जो नाभिक में बहुत मात्रा में जो होता है ऊर्जा स्टोर होता है, और इसके द्वारा हम लोग जो कारखाना है उसमें बिजली या फिर ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। इसके जो नाभिक है उसको नाभिक के विखंडन द्वारा हम लोग नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और इसके द्वारा मुख्य रूप से इसका प्रयोग जो होता है वह बिजली बनाने में होता है। ये इससे जो होता है टारबाइन को घुमाया जाता है और विद्युत, जो टारबाइन घूमता है तो उसके द्वारा फिर विद्युत बनता है। तो परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, रूस हो गया, कनाडा हो गया। भारत का जो है कुछ इलाका है उसमें भी यूरेनियम मिलता है, परंतु भारत में मुख्य रूप से यूरेनियम से जो है इलेक्ट्रिसिटी की प्राप्ति नहीं होती, बिजली अधिकतर नहीं बनता है, बहुत ही कम। एक उद्योग या फिर 2 उद्योग ही होंगे भारत में इसे, जिसके द्वारा हम लोग जो परमाणु ऊर्जा के द्वारा हम लोग बिजली का निर्माण करते हैं। तो भारत में राजस्थान हो गया या और झारखंड हो गया, इन दोनों में कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर हम लोग यूरेनियम की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे पूर्वी सिंहभूम स्थित जादूगोड़ा में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। इस कारण भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास की असीम संभावना है। वर्तमान में यह भारत का 5वां सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है। भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कल्पपक्कम एवं कुंडनकुलम, महाराष्ट्र में तारापुरा, राजस्थान में कोटा के निकट रावतभाटा, उत्तर प्रदेश में नरौरा, कर्नाटक में कोगा, गुजरात में काकरापारा में स्थित है। थोरियम है, जैसे पहले ही बताए थे, जो समुद्र तट का इलाका है, बालवी इलाका केरल के आसपास, उसमें क्या पाया जाता है? मोनाजाइट पाया जाता है। और यह संभाव्य ऊर्जा के स्रोत है, मतलब इसका अभी उपयोग नहीं किया जाता है, परंतु फ्यूचर में ऐसा तकनीकी आ जाएगा जो थोरियम को ऊर्जा में बदल दे, हमारे काम में करने लायक ऊर्जा, या फिर विद्युत ऊर्जा हो गया या फिर मशीनी ऊर्जा हो गया, किसी भी ऊर्जा में थोरियम को बदल दे। जो यह थोरियम है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है केरल के जो तटीय इलाके वाले बालू में। तो जो भारत का परमाणु ऊर्जा स्रोत है भविष्य में बहुत ही उज्जवल होने वाला है। भारत का 5वां सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। वर्तमान में जो है भारत का 5वां सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, क्या है? वो है यही परमाणु ऊर्जा। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कुछ जगहों में लगाए हैं, जैसे तमिलनाडु का कल्पक्कम हो गया एवं कुंडलकुलम हो गया, फिर महाराष्ट्र में तारापुरा हो गया, राजस्थान में कोटा के निकट रावतभाटा, उत्तर प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है, गुजरात में भी है। तो कुछ इलाकों में है जो परमाणु ऊर्जा केंद्र लगाए गए हैं जिससे बिजली की प्राप्ति होती है। फिर अगला है देखिए भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा को पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से हम लोग प्राप्त करते हैं भूतापीय ऊर्जा कहलाते हैं। पृथ्वी का जो कोर होता है, सबसे केंद्र का भाग, वह बहुत ही गर्म है, क्योंकि उसमें जो है मैग्मा हो गया, लावा, वह तरल रूप में रहता है और बहते रहता है। ज्वालामुखी फूटता है तो वही बाहर निकलता है। आप लोग जब ठंडा दिन आता है तो महसूस किए होंगे कि कुआं का जो पानी रहता है वह गर्म होता है। तो
पृथ्वी के गर्म होने के कारण ही वह पानी भी गर्म हो जाता है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। कभी कभी यह ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है। इसे शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। वर्षा से भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग खाना बनाने, नहाने, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता रहा है। वर्षों से भूतापीय ऊर्जा का जो है उसका प्रयोग या तो खाना बनाने में, नहाने में या फिर ऊष्मा प्राप्त करने में किया जाता है। जिस जगह पर जो है झरने का पानी हो गया वह गर्म के रूप में पाया जाता है वैसे वैसे स्थान पर। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, आइसलैंड और फिलीपींस में विश्व के बड़े भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है। इसमें कुछ नहीं किया जाता है, वही जब पानी भेजा जाता है, जो पानी धरती के भूताप मतलब जमीन का जो गर्म है उससे वाष्प के रूप में बदलता है, फिर उसके द्वारा ही टरबाइन घुमाया जाता है। हर जगह जो विद्युत प्राप्ति का स्रोत है वह एक ही है, टरबाइन को घुमाया जाता है और विद्युत की प्राप्ति की जाती है। और इसके बाद भी न्यूजीलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, फिलीपींस, इन स्थानों पर भी भूतापीय ऊर्जा स्थापित किए गए हैं। अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण, लद्दाख में पूगा, छत्तीसगढ़ के तातापानी में स्थित है। झारखंड के हजारीबाग शहर में लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर बरकट्ठा प्रखंड में सूरज कुंड भूतापीय ऊर्जा का संभावित केंद्र है। तो भारत में भी भूतापीय ऊर्जा 2-3 जगह लगाए गए हैं, कुछ कुछ राज्यों में, जहाँ पर सूटेबल कंडीशन मिलते हैं। मतलब धरती गर्म भी है और वहाँ पर ठोस भी धरती है, जिससे हम लोग एक वहाँ पर उद्योग जैसा लगा सके, टरबाइन फिटा सकें और पानी की भी प्राप्ति आसानी से कर सके, जिससे पानी को भाप में बनाया जाए और जो टरबाइन है उसको घुमाया जाए। फिर अगला है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा भी विद्युत उत्पादन का स्रोत है। इसमें ज्वार भाटा की ऊर्जा को बिजली में बदला जाता है। ज्वारीय ऊर्जा पैदा करने के मुख्य तरीके हैं ज्वारीय बैराज एवं पनचक्कियाँ। ज्वारीय बैराज में नदी के मुहाने पर एक बैराज बनाया जाता है। ज्वार के समय पानी इसमें बनी सुरंगों से गुजरता है, जिससे इसमें लगे टरबाइन चलने लगते हैं और बिजली पैदा होती है। दूसरे तरीके में समुद्र तट से परे पानी के नीचे चक्कियाँ लगाई जाती हैं जो ज्वारीय पानी से चलती है। इस प्रकार बिजली पैदा होती है। पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र फ्रांस में लगा था। भारत का प्रथम ज्वारीय ऊर्जा केंद्र संयंत्र गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया है। देखिए, ज्वारीय ऊर्जा के द्वारा भी हम लोग जो है बिजली की प्राप्ति कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है, बस वहाँ पर टरबाइन फिटा देना होता है और एक सुरंग टाइप का बना देता है। जब पानी ऊपर होगा और जब पानी नीचे आएगा, ऊपर और नीचे होना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा बोलते हैं। समुद्र तल से जल का ऊपर उठना और नीचे आना, इसी को हम लोग ज्वार बोलते हैं। जब ऊपर जाता है तो ज्वार और जब नीचे जाता है तो भाटा। तो पानी ऊपर नीचे होगा तब वह जो एक नली जैसा होगा उसमें पानी घुसने लगेगा, और जो नली जैसे होता है उसमें टरबाइन फिट किया हुआ होता है, ब्लेड फिट किया होता है। जब वह पानी उससे जाता है तो वह घूमने लगता है। आप लोग बचपन में खेले होंगे कि जिसे एक फूल वाला चक्री हो गया, जिसको हवा में अगर हम लोग ऐसे लेके भागते थे तो वो घूमता था। तो वहाँ खुद पानी आ रहा है तो पानी से घूमता है और टरबाइन चलने लगता है, जिससे बिजली की प्राप्ति होती है। और सबसे पहला जो ज्वारीय ऊर्जा का केंद्र था वह फ्रांस में लगा था। अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे पहले ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र गुजरात के कच्छ की खाड़ी में लगाया गया था। फिर अगला है बायोगैस। बायोगैस यह गैस का मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री, जंतुओं के अवशेष, गोबर, रसोई अपशिष्ट के विघटन से उत्पन्न होती है। यह सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा की तरह ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। यह खाना पकाने एवं घरेलू विद्युत उपयोग के लिए सर्वोत्तम ईंधन है। इससे ऊर्जा के साथ साथ कृषि हेतु बहुमूल्य जैविक खाद की प्राप्ति होती है। भारत में मवेशियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, अतः यहाँ बायोगैस ऊर्जा संकट से निपटने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। देखिए, बायोगैस आप लोग भी बना सकते हैं। गोबर का गैस होता है, उससे जो गैस निकलता है उसको हम लोग बायोगैस बोलते हैं। या फिर जो हो गया प्राकृतिक चीज़ हो गया, पेड़ पौधा हो गया, इसके सड़ने गलने से जो निकलता है गैस, उसको हम लोग बायोगैस बोलते हैं। और यह ज्वलनशील होता है और साथ ही साथ कम प्रदूषक कारक भी होता है। जो भारत है इसमें सबसे ज़्यादा जो है मवेशी पाए जाते हैं। मवेशी उनको बोलते हैं जो भैंस, भेड़, गाय ये सब को चराते हैं। तो यहाँ पर जो भारत है इसमें सबसे ज़्यादा बायोगैस का स्थापना किया जाता है। और ऊर्जा का जो कमी हो रहा है उसको निपटने के लिए हम लोग बायोगैस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। ये जो बायोगैस होता है इसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है,
इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, जिसे प्राकृतिक गैस में होता है। बायोगैस भी प्राकृतिक गैस ही है, और मीथेन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। और इसका उपयोग हम लोग घरेलू में खाना पकाने के लिए हो गया, या फिर घरेलू में विद्युत उत्पादन हो गया। देखिए, आप लोग देखे होंगे गोबर गैस हम लोग बोलते हैं। एक गोबर में डाल दिए बैटरी टाइप का, 2 बैटरी, और उसके द्वारा बॉल जला लिए। तो छोटा सा अगर बैटरी है तो छोटा बॉल जलेगा। अगर उसी की जगह कुछ बृहद रूप में करें तो हम लोग उसके द्वारा फैन भी चला सकते हैं, टीवी भी चला सकते हैं। तो बायोगैस जो हो गया, ऊर्जा की कमी जो हो रहा है भारत में, उससे निपटने के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। ऊर्जा किसी न किसी रूप में पूरी पृथ्वी पर उपलब्ध है, लेकिन इसका उत्पादन एवं मानव उपयोग हेतु सरलीकृत करना बहुत खर्चीला है। ऊर्जा का अत्यधिक दोहन ऊर्जा संकट को जन्म देता है। ऊर्जा की बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग से ही हम ऊर्जा संकट से निजात पा सकते हैं। वास्तव में ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। देखिए, पृथ्वी में हर जगह कहीं ना कहीं ऊर्जा उपलब्ध ही है। अगर आप लोग घर में भी हैं तो देखिए, आपके पास क्या है, कपड़ा हो गया, टीवी हो गया, या फिर कुर्सी हो गया, लकड़ी हो गया, तो इन सब से भी आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह कुछ ऐसे भी ऊर्जा प्राप्त करने के स्रोत हैं जो अनवीकरणीय है। उसको एक बार अगर हम लोग उपयोग कर लिए तो वह ख़त्म हो जाता है। जबकि कुछ ऐसा है जिसको यदि हम लोग उपयोग करना चाहें तो बहुत ही वह महंगा पड़ेगा। मतलब उसके तकनीकी उतना है नहीं हम लोग के पास कि उसको सस्ता खर्चीला, मतलब कम खर्चीला में उसको उपयोग के लायक बना सके। तो इस प्रकार से ऊर्जा का जो है हम लोग को अति दोहन नहीं करना चाहिए। यहाँ ऊर्जा से मतलब है ऊर्जा प्राप्त करने के स्रोत से, उसका अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना चाहिए। जब आपको, जैसे कि आप अगर दिन में है तो घर का बॉल ऑफ कर दें, इससे क्या होगा, बिजली बचेगी। अगर उसी प्रकार नल, आप नहा लिए हैं तो नल खुला है तो नल को बंद कर दें। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, नल को ऑन करते हैं, कुल्ला करने समय पूरा नल ऑन नहीं रहता है, तो जब मुंह में पानी की ज़रूरत है तब नल ऑन करें, उसके बाद ऑफ कर दें। तो इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम लोग ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। और ऊर्जा का बचत ही जो है ऊर्जा का उत्पादन करेगा। जैसे कि आज हम लोग डेली हम लोग 1 kg करते हैं ऊर्जा का उपयोग, आज हम लोग आधा kg करें तो आधा kg जो बचत किए यह हम लोग अगले दिन करेंगे तो ऊर्जा का आधा kg ऊर्जा का उत्पादन ही हुआ। इस प्रकार से हम लोग सोच सकते हैं। तो यह चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर अगले वीडियो में हम लोग हमारा अगला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 4। आई होप जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।